दोस्तों ये रणबीर और माही की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 43 है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देख रही हूँ आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसमें आपका कुछ नहीं जाता। वेदांत ने एक शरारती हंसी के साथ कहा, तुमने खुद मुझे हक किया था ना कि मैंने और कह रही हो कि फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। अब तुम मेरे इतने करीब होगी तो भला मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाऊँगा। मैं हूँ तो आखिर एक मर्द ही ना, तुम्हारे जिस्म की महक में बहक ही जाऊंगा ना। आखिर लाइन वेदांत ने बहुत ही सेडल टोन में कही थी। इसी के साथ वो प्रिया के चेहरे से एकदम करीब चला गया। प्रिया का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। वेदांत की नज़र तो प्रिया के एकदम चेहरे जैसे होठों पर ठहर गई थी, जिसे देखकर उसे एक अलग ही प्यास का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि वो उसके होठों को अपने होठों में छुपा था, प्रिया ने उसका चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पर वेदांत भी ठरकी जिद्दी उसे प्रिया के गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों पर शिद्दत से चूमने लगा। प्रिया उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वेदांत ने उसे दोनों हाथों को अपने एक हाथ में गिरफ्त में ले लिया था और उसका सिर पीछे से पकड़कर उसे पैशन के साथ किस करने लगा था। इतना हम पहले देख चुके थे, अब आगे। प्रिया को अब वेदांत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी उसका सर फोड़ दे। उसने गुस्से में वेदांत के होठों को बाइट कर लिया, जिसे वेदांत कुछ देर के लिए रुका, लेकिन वो अभी भी प्रिया के होठों से दूर नहीं हुआ। लेकिन प्रिया की हरकत से उसके होठों पर डेविल स्माइल जरूर आ गई। अब वो उसे ऐसे ही तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। वो प्रिया को किस करने लगा, लेकिन इस बार उसकी किस बहुत ही डीप और वाइल्ड थी। प्रिया अब उसे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी, पर वेदांत को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अब आखिर थक कर उसने विरोध करना बंद कर दिया। वेदांत ने भी उसे पूरी सर्टिफिकेशन के बाद ही छोड़ा। वो अब प्रिया से अलग होकर गहरी सांसें लेते हुए उसे ही देख रहा था। प्रिया का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसे शरारती हंसी के साथ अपने होठों पर अंगूठा फेरा और फिर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, यू नो यू कैन स्टॉप मी, यू यस येट यू डोंट स्टॉप ट्राइंग माई वाइल्ड कैट। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसीलिए मेरी मम्मी के दिमाग में ख्याल डालना बंद करो। वेदांत ने उसके गालों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, और कब ये मैं तय करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 साल का वक्त दिया है। अपने आप को मन से इस शादी के लिए तैयार कर लेना, लेकिन अगर तुमने ये हरकत बंद नहीं की ना तो 2 दिन का वक्त भी नहीं दूंगा, कहकर उसने झटके से उसके गालों को छोड़ दिया और वेदांत उसकी तरफ से पीट करके खड़ा हो गया। उसे इस वक्त प्रिया की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आने लगे। वो अपने सिर झुकाकर रोने लगी। जब वेदांत के कानों में प्रिया की रोने की आवाज़ आई तो उसने पलट कर उसे देखा। वो वापस आकर उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसका फेस ऊपर किया। प्रिया की आंखों में रोने से लाल हो गई थी। वो वेदांत को देखकर सुबकने लगी। वेदांत ने प्यार से पूछा, क्या मैंने तुम्हें कहीं हर्ट किया है? प्रिया ने सुबकते हुए ही कहा, एक तो मुझे इतनी चोट लगी है और ऊपर से तुम मुझे अपनी बाहों में बातों से डराई जा रही हो। प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने उसे आंखें छोटी करके घूरा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे सीने से लगा लिया। फिर उसका सिर सहलाते हुए कहा, तुम मेरे जज्बात क्यों नहीं समझती हो? क्यों मुझे इतना गुस्सा दिलाती हो? फिर उसके चेहरे को अपने सामने करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। मेरी लाइफ में कई लड़कियाँ आई और गई, लेकिन मेरे दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो मैंने आज तक किसी और के लिए महसूस नहीं किया। मैं अपने अपने आगे की सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, कहकर उसने प्रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। प्रिया तो अभी तक अपने ही ख्यालों में थी। आज पहली बार किसी लड़के ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन जैसे ही उसके होठों पर वेदांत के होठ की चुअन महसूस हुई, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। इस बार वेदांत की किस एकदम सॉफ्ट थी। प्रिया ने भी इस बार उसका कोई विरोध नहीं किया। वो बाद अपनी आंखें बंद किए हुए वेदांत की किस को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद प्रिया से दूर हुआ और प्रिया का चेहरा एकदम से लाल हो गया और उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। वेदांत एकटक उसे शर्म से लाल चेहरे को देख रहा था। उसे देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर उसके फोरहेड को चूम लिया। वेदांत की किस करते ही प्रिया ने अपनी आंखें खोल दी। वेदांत ने नजरें मिलते ही वो इधर उधर देखने लगी। उसे आज वेदांत के सामने बहुत शर्म आ रही थी और वेदांत भी उसे हरकत से समझ गया था कि वो क्या महसूस कर रही है। उसे माहौल को हल्का करने के लिए कहा, यह शर्माना बरमाना तुम पर सूट नहीं करता। तुम तो जंगली बिल्ली की तरह पंजा मारते हुए अच्छी लगती हो। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, और तुमने तो कहा था ना कि जब तक मैं 21 साल की नहीं हो जाऊंगी तब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। फिर तुम मेरी मम्मी से ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हें नहीं पता, मेरी मम्मी तो मुझे जल्दी से जल्दी घर से रफा दफा करना चाहती है, जबकि मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, हमेशा शांत रहती हूँ। फिर भी शरीफों को तो कोई कदर ही नहीं है लोगों को। वेदांत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, प्रिया बेटा, मैंने खुद देखा है तुम्हें, चलती फिरती तबाही हो, जहाँ जाती हो
बवाल खड़ा कर देती हो, इसीलिए इस खुश फहमी में मत रहना कि तुम शरीफों की कैटेगरी में आती हो। और रही बात तुम्हारी मम्मी के दिमाग में शादी की बात डालने की, तो मैं तो सिर्फ उन्हें तसल्ली दे रहा था कि आंटी जो आपकी मुसीबत में अपने सर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि इसको मेरा अलावा और कोई झेल भी नहीं सकता। प्रिया का मन हुआ कि वो अभी वेदांत को पीट दे। उसे बेड पर पिल्लो उठाया और उसे मारते हुए बोली, तबाही तो तुम्हारी ज़िंदगी में मचाऊंगी अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो। वेदांत हंसते हुए पिल्लो से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वेदांत ने उसे उसके घर छोड़ दिया। कपूर मेंशन के बाहर समीरा किसी कुरियर वाले के एक पार्सल ले रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक तनाव सा था। वो बार बार अपने आसपास नज़र भी मार रही थी, जैसे वो किसी की नज़रों से में आना नहीं चाहती हो। इससे पहले कि समीरा पार्सल लेकर अंदर आती, तभी वेदांत की गाड़ी गेट से अंदर आई, जिसे देखकर समीरा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें नजर आने लगे। वो जल्दी से जल्दी अंदर जाना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो वेदांत की नजरों में आने से पहले अंदर जा पाती, तभी उसने वेदांत के पीछे से आवाज़ देकर रोक लिया। समीरा, तुम बाहर क्या कर रही थी? समीरा ने पीछे मुड़ते ही पहले एक गहरी सांस ली, अपने आप को शांत किया और फिर एक फेक स्माइल अपने फेस पर लाकर वेदांत की तरफ पलटी। वो मेरी एक ज़रूरी पार्सल आना था, बस वही लेने आई थी। वेदांत ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और फिर कहा, पार्सल तो घर के कोई नौकर भी लेकर आ सकता था, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वेदांत की बात सुनकर समीरा अंदर ही अंदर घबराने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर अपनी घबराहट आने नहीं दी। उसने एक बार फिर फेक स्माइल के साथ कहा, वो मैं गार्डन में टहल रही थी, इसीलिए मैंने ही ले लिया। अच्छा, मैं जाती हूँ, मुझे मोम को कॉल करके बताना भी है कि उन्होंने यूएस से मेरे लिए सामान भिजवाया है, वो मुझे मिल गया है। कहकर वो जल्दी से अंदर चली गई। वेदांत ने अपने आप से कहा, ये थोड़ा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? फिर कुछ सोचकर वो अंदर चला गया। रणवीर और माही दोनों ही शाम को घर वापस आ गए थे। माही सारिका के पास उसके रूम में ही थी। रणवीर फ्रेश होने के बाद स्टडी रूम में चला गया था। सारिका ने अपने रूम में आकर जल्दी से अपने रूम को डोर बंद किया और अपने मोबाइल में से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने के बाद उसने कहा, मुझे पार्सल मिल गया है, ये असर तो करेगा ना? दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, मैं कच्चे काम नहीं करता और मैं इस काम में कोई नया नहीं हूँ। अब तुम मुझे मेरी जल्द से पेमेंट कर दो। समीरा ने कहा, ठीक है, मैं अभी पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर बेड पर रखे पार्सल को देखकर एवल स्माइल करते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। रणवीर अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नज़र जमाई हुए ही कहा, कम इन। तभी रूम का डोर ओपन कर समीरा अंदर आ गई। उसने अपने हाथों में कॉफ़ी मग पकड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़ाते हुए मग को टेबल पर रखा और स्माइल करते हुए बोली, रणवीर, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ, जल्दी से पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। रणवीर ने एक नज़र समीरा को देखा और दोबारा स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए बोला, किसी सर्वेंट को बोल देती, तुम क्यों लेकर आई? समीरा ने कहा, जब बनाई मैंने है तो मैं ही तो लाऊंगी ना। ठीक है, मैं बाद में पी लूँगा, तुम जाओ। रणवीर ने फाइल उठाते हुए कहा। समीरा ने थोड़ी जिद करते हुए कहा, रणवीर, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, पहले पी लो। रणवीर ने समीरा को देखा और फिर कॉफ़ी मग उठा या जैसे उसे अपने होठों पर लगाया ही था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर ने जब स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर को देखा तो उसने मग वापस टेबल पर रख दिया। समीरा के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जैसे उसका कोई ज़रूरी काम होता होता रह गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। रणवीर ने फ़ोन पे किया तो सामने की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गया और समीरा गुस्से में पैर पटकती हुई रह गई। आखिर क्या है समीरा का प्लान, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत भी जान लिया है तो। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। रणवीर को समीरा को देखा और फिर कॉफ़ी मग उठाकर जैसे ही अपने होठों पर लगाया ही था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर ने जब स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर को देखा तो उसे मग वापस टेबल पर रख दिया। समीरा के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए, उसे उसका कोई ज़रूरी काम होता होता रह गया हो। उसके गुस्से में अपनी मुट्ठी कस गई। रणवीर ने फ़ोन पिक किया और उसके सामने की बात सुनकर फेस एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गई। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। समीरा गुस्से में पैर पटकती हुई रह गई। रणवीर नीचे हॉल में आया ही था कि तभी उसे वही रुद्र मिल गया। रुद्र भी थोड़ा टेंशन में नजर आ रहा था। उसने रणवीर से पूछा, तुम्हें कॉल आ गया है क्या? रणवीर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तभी अनीता जी जो किसी काम से वहीं से गुजर रही थी, उसने जब दोनों को किसी टेंशन में देखा तो वो उनके पास आई और दोनों से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? रणवीर ने पहले रुद्र की तरफ देखा और फिर अनीता जी से कहा, वो माई के बाबा। इससे पहले कि रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता तभी पीछे से माई की आवाज़ आई, क्या हुआ बाबा को? रणवीर और रुद्र के साथ अनीता जी की नज़रें भी वहीं चली गई। माही सीढ़ियों पर ही सारिका के साथ खड़ी हुई थी। जब
उसने तीनों के चेहरे पर परेशानी वाले भाव देखे तो वो दौड़ करते हुए उसके पास आई और घबराई हुई आवाज़ में कहा, क्या हुआ पापा को? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? वो ठीक तो है ना? अनीता जी ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, माही बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ आपके बाबा को। माही बच्चा की तरह जिद करते हुए बोली, माँ मुझे उसके पास जाना है। अनीता जी ने रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं गाड़ी निकालता हूँ माँ, आप माही को लेकर आ जाइए। सारिका ने रुद्र को से इशारे में पूछा तो रुद्र ने उसे साइड ले जाकर धीरे से सब बता दिया। माही के बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और वो कभी भी रुद्र की बात सुनकर सारिका की आंखें नम हो गई और वो रुद्र से बोली, हम अभी जाना हमें अभी जाना होगा, मैं बड़े पापा से मिलना चाहती हूँ और माही माही को भी तो संभालना है। रुद्र ने हामी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम अभी चलते हैं, कहकर वो भी बाहर चले गए। कुछ देर में रणवीर की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। उसके पीछे ही रुद्र की गाड़ी भी पहुंच गई। रणवीर की गाड़ी में माही और अनीता जी थे। रुद्र ने के साथ सारिका और वेदांत थे। वेदांत को भी माही के बाबा की हालात का पता चल गया था। वो सभी उसी फ्लोर पर पहुंच गए जहां माही के बाबा आईसीयू में एडमिट थे। सामने ही वार्ड के बाहर महेश और निर्मला जी चिंतित हालात में खड़े हुए थे। माही भागकर अपने चाचा के सीने में लग गई और रोते हुए बोली, चाचा जी बाबा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? महेश जी ने माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। महेश जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा आईसीयू में किसी को नहीं जाने दिया जाता, पर तुम बाहर से अपने बाबा को देख सकती हो। कहकर वो उसे आईसीयू के बाहर एक ग्लास विंडो के पास ले गए। माही ने अपने बाबा को जब मशीनों से घिरा हुआ देखा तो वो विंडो में अपने हाथ रखकर रुआसी आवाज में बोली, बाबा आपकी माही आपको बुला रही है, प्लीज उठ जाइए ना। माही काफी देर तक वहीं खड़ी होकर एक टक अपने बाबा को देख रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ से एक पल के लिए भी हटी तो उसके बाबा उससे दूर चले जाएंगे। रात काफी हो गई थी। रणवीर ने सभी को समझाकर घर भेज दिया था। अब हॉस्पिटल में सिर्फ रणवीर और माही ही थे। माही अभी भी वहां से ऐसे ही खड़ी हुई थी। रणवीर ने उसे पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माही थोड़ा देर आराम कर लो, ऐसे तो तुम खुद बीमार हो जाओगी। माही ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। रणवीर ने उसे अपनी तरफ किया और उसके गालों को अपनी हथेलियों में भरकर कहा, माही अगर तुम बीमार हो गई तो तुम्हारे बाबा को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और रात रात भी काफ़ी हो गई है, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, चलो कुछ खा लो। माही ने नामी सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे यहीं रहना है। रणवीर ने उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी, फिर तुम्हारे बाबा मुझे डांटेंगे कि मैंने माही का ध्यान क्यों नहीं रखा। क्या तुम चाहती हो कि मुझे डांट पड़े? माही ने अपना सिर नामे हिलाया तो रणवीर ने उसे प्यार से कहा, फिर तुम खाना खाओगी ना? माही ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर ने उसे खड़ा किया और अपने साथ उसे फ्लोर पर बने एक रूम में ले आया। वो फ्लोर एक वीआईपी फ्लोर था जहाँ कुछ प्राइवेट रूम भी बने हुए थे। रूम में आने के बाद रणवीर ने किसी को कॉल किया और कुछ देर में खाना रूम में आ गया। रणवीर ने माही को अपनी गोद में बिठाया कर अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रणवीर ने उसका मुंह एक टिश्यू पेपर से साफ किया और उसके हेड वॉश किए। माही अपना सिर नीचे किए हुए ही सिसक रही थी। रणवीर उसके पास गया और उसके अपने सीने से लगा लिया। माही ने रणवीर के सीने से लगे हुए ही कहा, रणवीर बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? कोई भी मुझे उससे मिलने ही नहीं दे रहा है, मुझे डर लग रहा है। रणवीर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, माही सब ठीक हो जाएगा। माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और पूछा, उन्हें क्या हुआ है? वो तो ठीक थे ना? मैं कल ही तो उनसे बात की थी। रणवीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो माही को क्या जवाब दे, लेकिन उसे माही को सच छिपाना अच्छा नहीं लग रहा था। पर माही अभी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो उसे सच बता भी नहीं सकता था। रणवीर ऐसे ही माही के सिर सहला रहा था, जिसकी वजह से माही को उसे सीने से लगे हुए नींद आ गई। माही काफ़ी थकी हुई भी थी, इसीलिए उसकी आंख ना गई। जब रणवीर को माही की सांस भारी महसूस हुई तो उसने उसे बेड पर ठीक से लिटा दिया। तभी उसके पास वेदांत का कॉल आया। वेदांत और रुद्र सभी को घर छोड़कर वापस आ गए थे। रणवीर ने माही को ब्लैंकेट में अच्छे से कवर किया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम रूम के बाहर आ गया। वेदांत और रुद्र दोनों ही आईसीयू के बाहर खड़े रणवीर का ही वेट कर रहे थे। वेदांत ने रणवीर को माही के बारे में पूछा तो रणवीर ने कहा, मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया है, वो इस वक्त बहुत डरी हुई है। और तभी तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स जो कि माही के बाबा के आईसीयू में ख्याल रख रही थी, वो परेशानी से बाहर आई। रणवीर ने उसे रोकते हुए पूछा, नर्स क्या हुआ है? नर्स ने परेशानी से कहा, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, होती जा रही है। तभी सामने सारे डॉक्टर जल्दी से आकर अंदर चले गए। उसके पीछे पीछे नर्स भी अंदर चली गई। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और उसने सीरियस होते हुए कहा, देखिए पेशेंट को होश तो आ गया है, पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप इनके परिवार वालों को जल्द से जल्द बुला ले।
कहकर वो वापस अंदर चली गई। रुद्र ने रणवीर से कहा, मैं घर पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, कहकर वो घर फोन मिलाने लगा। वेदांत ने रणवीर से कहा, माही को एक बार अपने बाबा से मिलवा दो। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसे आज समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो कैसे एक बेटी को बताएं कि उसके बाबा के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। वेदांत उसकी परेशानी समझ गया था। उसने कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें ये करना ही होगा। रणवीर ने एक नज़र वेदांत की तरफ देखा और उसने अपने कदम उस रूम की तरफ बढ़ा दिया जहाँ माही सो रही थी। रणवीर माही के पास गया। माही बेड पर सो रही थी, पर उसके चेहरे पर स्ट्रेस साफ नजर आ रहा था। उसने जैसे ही माही के सिर पर हाथ फेरा, माही ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। रणवीर को देखकर माही जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बैठ गई और घबराते हुए बोली, रणवीर क्या हुआ है, बाबा ठीक तो है ना? रणवीर ने कहा, तुम्हें अपने बाबा से मिलना था ना? माही जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। रणवीर ने उसे खड़ा करते हुए कहा, चलो अपने बाबा से मिल लो। माही ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने कंधे पर डाला और रणवीर के साथ रूम से बाहर आ गई। रणवीर उसे आईसीयू रूम में ले गया। उसने अपने बाबा को ऐसे मशीनों में घिरा हुआ देखा तो देखकर माही जैसे लड़खड़ा गई, पर वक्त रहते रणवीर ने उसे गिरने से बचा लिया और अपने हाथों से थामकर उसे उसके बाबा के बेड के पास ले गया। माही की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपने बाबा के हाथों को थाम लिया और उसके पास ही चेयर पर बैठ गई और वो अपने बाबा के हाथों को अपने गालों पर लगाए लेकर आई और किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, बाबा उठ जाइए ना, देखो आपकी गुड़िया रो रही है, उसे आपकी ज़रूरत है। लेकिन माही के बाबा तो बेहोशी में थे। वो भला कहाँ से जवाब दे पाते। तभी मशीन में तेज बीप की आवाज़ आने लगी और गंगाधर जी जोर जोर से सांस ले रहे थे। माही ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ है इन्हें? नर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, पर माही बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर रणवीर ने उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। आईसीयू के बाहर सभी फैमिली वाले आ गए थे और सभी को गंगाधर जी की हालत के बारे में पता चल गया था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और सीरियस टोन में कहा, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर के मुंह से जैसे ही ये सब निकला, माही अपने होश खो बैठी और इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रणवीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इमोशनल थी। हमें भी इस स्टोरी को पढ़कर बहुत ही रोना आ रहा था। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। माही ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ है इन्हें? नर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, पर माही बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर रणवीर ने उन्हें जबरदस्ती बाहर ले गया। आईसीयू के बाहर सभी फैमिली वाले आ गए थे और सभी को गंगाधर जी की हालत के बारे में पता चल गया था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और सीरियस टोन में कहा, आई एम सॉरी, हमें उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर के मुंह से जैसे ही ये सब निकला, माही अपने होश खो बैठी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रणवीर ने उसे अपने बाहों में थाम लिया। अब आगे सुबह का वक्त, महेश जी का घर। गंगाधर जी के अंतिम यात्रा में सारी तैयारियां हो गई थी। अनिता जी माही को अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए नीचे लेकर आई। माही एकदम बेसुध सी थी। उसकी आंखों के एक कतर आंसू का भी नहीं निकला। शायद वो अभी तक इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसके बाबा अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। निर्मला जी ने जब माही को देखा तो वो उन्हें गंगाधर जी की पार्थिव देह के पास लेकर आई। माही अपने बाबा के पास बैठकर उन्हें एकटक देखी जा रही थी। सभी लोगों को कहीं ना कहीं माही की चिंता भी हो रही थी। सभी चाहते थे कि माही रोकर अपना दुख को बाहर निकाले। माही तो अपने ख्यालों में थी। कभी उसे बचपन की, जहाँ वो अक्सर अपने बाबा की गोद में आने की जिद करती थी, कभी अपने बाबा के मेला घुमाने की, या उसे याद आ रहा था जब उसे बाबा अक्सर उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे करते थे। उसके कानों में आवाज़ गूंज रही थी, बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं हमेशा अपनी माही के साथ रहूंगा। तभी माही के कानों में पंडित जी की आवाज़ आई, पार्थिव देह की अंतिम यात्रा का वक्त हो गया है। माही ने अपनी नज़र उठाकर अपने आसपास देखा। जैसे ही वह एक गहरी नींद में जागी हो, उसकी नज़र अपने सामने अपने बाबा की देह पर गई। माही उन्हें उठाते हुए बोली, बाबा आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? उठिए, चलिए अपने कमरे में, आपको ठंड लग जाएगी, उठिए ना। फिर उसने अपने आसपास देखा और हैरानी से बोली, ये सब रो क्यों रहे हैं? मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सोने दीजिए। तभी निर्मला जी और अनीता जी उसे संभालने लगी। निर्मला जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, माही बेटा, तुम्हारे बाबा जा चुके हैं। कहते हुए निर्मला जी का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन माही को ऐसी शॉकिंग स्थिति से निकालने का यही तरीका था। माही निर्मला जी से दूर हुई और अपने बाबा के सीने पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए बोली, बाबा उठ जाइए ना, सभी को बता दीजिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है। आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जन्म मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब इन्हें अंतिम यात्रा के लिए जाने दो ताकि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। माही ने अपने बाबा को पकड़ लिया और बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, नहीं, मैं अपने बाबा को कहीं नहीं जाने दूंगी। बाबा आप उठ जाइए ना, इन्हें बताइए कि आप अपनी गुड़िया को कभी छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ ना, आपकी सारी बातें मानती हूँ ना। माही की इस हालत ने देखकर रणवीर का दिल दर्द से फट जा रहा था। आज उसकी भी आंखें नम हो गई थी। आज एक बेटी को ऐसे अपने पिता के लिए बिलखता देख हर किसी की आंखों में नमी आ गई थी।
अनीता जी और निर्मला जी ने माही को उसके बाबा की देह से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि अब उन्हें अंतिम यात्रा के लिए जाना था। माही को संभालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पंडित जी के कहने पर सभी घर के मर्द आगे आए और उसकी आरती का कंधा दिया। माही रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी कि उसके बाबा को मत लेकर जाओ। आखिरकार उसके बाबा अपनी अंतिम यात्रा की तरफ चल दिए, अपनी माही अपनी गुड़िया को छोड़कर। 15 दिन बाद आज माही के बाबा को गए 15 दिन बीत चुके थे। माही के आंसू अभी भी सूख चुके थे। गंगाधर जी के क्रियाक्रम के बाद माही कुछ दिन महेश जी के घर ही रुकी थी। वो अक्सर अपने बाबा के रूम में ही बैठा रहती थी। कुछ दिन पहले ही वो कपूर मेंशन वापस लौटी थी। इस दौरान रणवीर हमेशा उसके पास रहा। कपूर मेंशन में भी सभी माही का पूरा ख्याल रख रहे थे। कहाँ वहाँ कोई भी माही को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। शाम के वक्त रणवीर ऑफिस से घर आया तो उसे रूही से माही के बारे में पूछा तो रूही ने बता दिया कि वो बड़ी माँ के रूम में है। रणवीर ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर रखा और अपनी माँ के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रणवीर डोर ओपन करके अंदर गया। माही अनीता जी की गोद में सर रखकर सो रही थी। अनीता जी प्यार से उसका सिर सहला रही थी। जब उसने रणवीर को देखा तो उसने अपने होठ पर अंगुली रखकर उसे शांत रहने के लिए कहा। रणवीर चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। अनीता जी ने धीरे से उसके सिर पिलो पर रखा और उसे ब्लैंकेट उठाकर बाहर आ गई। रणवीर माही के पास बैठते हुए ही उसका सिर सहलाने लगा। इन कुछ दिनों में माही का चेहरा मुरझा गया था। वो काफ़ी देर तक माही के चेहरे को देख रहा था। वो अपनी माही को कभी ऐसा नहीं देखना चाहता था। तभी उसे माही की सिसकने की आवाज़ सुनी। माही नींद में ही सिसकने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहकर तकिए पर गिरने रहे थे। रणवीर ने अपनी अंगुली से उसके आंसू साफ किए और उसके सिर सहलाते हुए प्यार से उसे शांत कराते हुए कहा, सी सब ठीक हो गया है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कुछ देर बाद माही शांत हो गई। रणवीर ने उसे फोरहेड को चूम लिया। कुछ देर बाद माही ने अपनी आंखें खोली तो सामने रणवीर को देख उसकी आंखें फिर से नम हो गई। रणवीर अभी भी उसके सिराने बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। जब उसने माही की तरफ से कुछ हलचल महसूस हुई तो उसे माही की तरफ देखा। माही नम आंखों से देख रणवीर ने उसे आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लिया। माही अपने रुंधे गले से बोली, सब सच कहते हैं, मैं एक बुरी बेटी हूँ। तभी तो पहले माँ और अब बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। बाबा ने मुझे झूठ बोला कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। रणवीर ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तुम उनकी बहुत अच्छी बेटी हो और प्यारी बेटी हो और तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए। तुम्हारी माँ वहाँ अकेली थी, इसीलिए उन्हें उनके पास गए हैं और अब वो दोनों तुम्हारे दिल में हैं। वो तुम्हें ऐसे रोते और दुखी देखेंगे तो उन्हें भी तो तकलीफ होगी ना। क्या तुम चाहती हो कि उन्हें दुख हो? तो माही ने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, बाबा को दुखी नहीं होना चाहिए और माँ को भी। बाबा अब मेरी माँ के पास है, मैं अब नहीं रोऊंगी, नहीं तो मेरी माँ पापा को तकलीफ होगी ना। रणवीर ने माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो माही को अपने रूम में लेकर आए। उसने डिनर भी वही रूम में मंगवा लिया था। माही के खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर रणवीर ने उसे जिद करके खिला ही दिया। माही खाना खाकर बेड पर आराम से लेट गई। रणवीर बालकनी की तरफ चला गया। उसने अपनी सिगरेट सुलगा ली और उसे कस लेने लगा। कुछ देर बाद वो अंदर आया। माही बेड पर सिकुड़ कर सो रही थी। रणवीर उसके बगल में आकर लेट गया और माही को अपने करीब कर लिया। माही भी रणवीर के सीने से लगकर सो गई। रणवीर ने माही के बालों को साइड किया और उसके होठों पर एक बेबी किस करके अपनी बाहों में भर कर सो गया। अगर अपनों का साथ हो तो इंसान में बड़े से बड़े दुख को झेलने की हिम्मत भी आ जाती है। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। माही भी अब अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगी थी। कहते हैं ना, वक्त अगर दुख देता है तो उसे सहने की हिम्मत भी वक्त ही देता है। आज माही के बाबा को गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। ऐसा नहीं था कि माही अपने बाबा को याद नहीं करती थी। वो आज भी अपने बाबा को याद करती थी, लेकिन सिर्फ अच्छी यादों को में वो याद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती थी। वो रोती नहीं थी इसलिए कि उसके माँ बाबा को तकलीफ ना हो। वो उन्हें हमेशा अपने पास ही महसूस करती थी। वो चाहती थी कि उसके माँ पापा जहाँ भी हो हमेशा उसे हंसते मुस्कुराते हुए देखे। घर के बाकी लोगों ने भी माही की इसी दुख की घड़ी में उसका पूरा ध्यान रखा था। प्रिया, टीना और रूही ने भी एक अच्छे दोस्त की तरह उसका ध्यान रखा था। वो अक्सर माही के साथ टाइम बिताती थी और उनकी प्यारी नोकझोंक से माही के होठों पर मुस्कान आ जाती थी। वेदांत और प्रिया की नोकझोंक अक्सर माही को हंसाने पर मजबूर कर देती थी। रणवीर का प्यार भरी केयर उसे हमेशा एहसास दिलाती थी कि मैं हूं ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास रहूँगा। जब इतने लोगों का प्यार और साथ हो तो इंसान बड़े से बड़े दुख से निकल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी के इस इमोशनल चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी कहानी को एंजॉय करते रहिए। कैसी लगी आज की ये इमोशनल स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन मिले।